आप सभी का स्वागत है ड्रीम क्लासेस की ओर से आज के इस सेशन में। और मैं अविनाश आप लोगों के बीच भाव सीरीज का नेक्स्ट क्लास आज आपको कराने के लिए रेडी होकर आया हूँ। देखिए, भाव के क्लासेस में हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स स्टडी किए थे, जिसके लिए ज़्यादा कुछ हमें डीप स्टडी करने की ज़रूरत नहीं थी। नॉर्मल रूल के अकॉर्डिंग हम भाव के काफ़ी क्वेश्चंस कैरी कर सकते थे, ये सीखा था हमने। अब इसी कड़ी में आज का क्लास है, तो भाव सीरीज का ये 5वां होगा ना, है ना। भाव सीरीज का ये 5वां क्लास होगा और कॉन्सेप्ट नेम आज है आपके पास में कंडीशन रिजल्ट। और कंडीशन रिजल्ट का हम 2 वीडियो आपको अपलोड करेंगे, इसलिए इसको हम 0 कर देते हैं कि कंडीशनल रिजल्ट के 2 क्लासेस हम लोग स्टडी करेंगे, ताकि थोड़ा सा ये टॉपिक हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। एक क्लास में थोड़ा हड़बड़ी हो जाएगी, इसलिए तो देखिएगा कंडीशन रिजल्ट 0 जो आपका क्लास है, उसमें हम लोग पहले बेसिक कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स का ये मतलब हुआ ना कि जैसे कि हम लोग सुबह से लेकर शाम तक कहीं ना कहीं कंडीशन रिजल्ट जैसे बहुत सारे सेंटेंसेस बोल चाल में भी यूज करते हैं, तो उन्हें कैसे सही ढंग से बोलना चाहिए या उन्हें कैसे सही ढंग से लिखना चाहिए। अगर हम एग्जामिनेशन की बात करें तो लिखने की बात होगी, और ऐसे स्पोकन टर्म में भी इनका यूज होगा। तो देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कंडीशन रिजल्ट कहने का मतलब है कि इसमें कितने सेंटेंस होते हैं, 2 सेंटेंस। इसमें 2 सेंटेंस होते हैं। अब 2 सेंटेंस है तो यहाँ पे सेंटेंस बेस लगा लीजिए कि जब जब कंडीशन रिजल्ट की बात हो ही रही है तो कंफर्म है कि एक सेंटेंस कंडीशन में बोला जाएगा और दूसरा सेंटेंस उसके रिजल्ट फॉर्म में लिखा जाएगा या फिर बोला जाएगा। दूसरी बात क्या होती है, कंडीशन पार्ट का सेंटेंस जो होता है, कंडीशन पार्ट का जो सेंटेंस होता है कंडीशनल कंजक्शन के साथ लिखा जाता है। कंडीशनल कंजक्शन के साथ लिखा जाता है, या साथ रखते हैं या रखिए, इस आप रूल भी कह सकते हैं, दिमाग में ध्यान रखने वाली बात भी कह सकते हैं। अब देखना ये है कि कंडीशनल कंजक्शन कौन कौन है, क्योंकि जब 2 नंबर में बात आ गई है कंडीशनल कंजक्शन की, तो हमें पहले वो क्लियर करना है। तो चलिए हम 3 नंबर यहाँ बता रहे हैं आपको। कंडीशनल कंजक्शन आपको समझ में आ ही गया होगा कि ऐसे कंजक्शन जिनसे कंडीशन का सेंस क्रिएट होता है। जैसे हम लोग सबसे ज़्यादा यूज करते हैं अगर, उसी को शुद्ध भाषा में बोले तो यदि। तो अगर और यदि दोनों का ही कॉमन वर्ड का इंग्लिश होता है आपके पास में इफ। अब देखिए, इसका सिनोनिमस हम लोग जितना यूज करें वो सारे टर्म्स कंडीशनल कंजक्शन ही होंगे। तो इफ का ही कंडीशनल कंजक्शन का सिनोनिमस हो जाता है सपोजिंग। सपोज का आपका भी फॉर टर्म सपोज, लेकिन है कंजक्शन। अब देखिए, कभी कभी इफ के स्थान पे हम लोग देख सकते हैं ना कि सेंटेंस में वेन का प्रयोग भी कर सकते हैं। जब वो मेरे पास आया मैंने उसकी मदद की। ये स्पोकन जो सेंटेंस आपने बोला सुना, इसमें क्या हो रहा है कि जब वो मेरे पास आया, कंडीशन था उसका मेरे पास आना, मैंने उसका हेल्प किया, ये उसका रिजल्ट पार्ट हुआ, यानी वेन का हिंदी होगा वहाँ पे। अब देखिए, वेन अगर नहीं है, इफ भी नहीं है, तो हमारे पास काफ़ी कम यूज होने वाला एक वर्ड होता है प्रोवाइडेड, है ना। इसका हिंदी भी होता है यदि और यदि, ये इम्फैटिक होता है, यदि और यदि। अगर का सेंस नहीं होता है इसमें, बल्कि इम्फैटिक टोन में अगर सेंटेंस बोलना है तब यदि और यदि। चलिए, जैसे होता नहीं कि कोई इंसान है थोड़ा गुस्से में आपसे है, तो बातचीत करता है और कहता है हम आपसे मदद नहीं मांगेंगे, यदि और यदि धरती पर का आप अंतिम आदमी भी बचेंगे तब भी। तो वो वैसे सेंस भी यूज होगा, बहुत ही रेयर है।
चलिए, प्रोवाइडेड हो गया आपके पास, सपोजिंग हो गया, वेन हो गया, इफ हो गया। इसके अलावा हमारे पास कुछ निगेटिव कंजक्शन है, तो हम यहाँ से कर देते हैं निगेटिव कंजक्शन लिख करके थोड़ा सा इसको बता देते हैं कि अब निगेटिव कंजक्शन क्या है। इफ या वेन का मतलब हो रहा है यदि। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना, अगर आप नहीं आते हैं, जब तक आप नहीं आते हैं। अब देखिए, अगर आप नहीं आते हैं का मतलब क्या हो गया, इफ डॉट डॉट नॉट। इफ डॉट डॉट नॉट का ये मतलब हुआ कि बीच में एक सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद एक ऑक्सिलरी आएगा और उसके बाद नॉट आएगा। जैसे समझने के लिए, इफ सी नॉट थोड़े होगा, इफ सी डू नॉट या डज नॉट कुछ तो होगा ना। तो आपको घर के क्लास में पढ़ाया गया था कि इफ के साथ डज लगता है, तो हो गया इफ सी डज नॉट, ऐसा कॉम्बिनेशन। आप आपने कहा ना कि सर ये तो कंफ्यूजन है, इससे अच्छा है ना कि कोई एक ही वर्ड होता जैसे ऊपर में था। तो हाँ जी है ना, इफ नॉट नहीं लिख करके हम क्या लिख देते हैं, अनटिल, या तो क्या लिख देते हैं, अनलेस। अब आप कह रहे हैं कि अनटिल या तो अनलेस, फिर दोनों में से किसका कब यूज करना चाहिए। तो चलिए सीखते हैं। देखिए, कभी कभी कुछ चीजें ना लॉजिकली हमें समझनी चाहिए। आप कहोगे लॉजिक क्या होता है, तो लॉजिक मतलब होता है जिसे हम बातों ही बातों में समझ जाते हैं, उसके लिए कोई कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं होती है। जैसे अनटिल आपके पास जो वर्ड लिखा गया, इसमें आप देख रहे हैं टी का मतलब क्या है निकाल लेने के लिए दिमाग में, टाइम। अगर हमें अनटिल का प्रयोग करना है तो क्वेश्चन के अंदर कंडीशनल जो कंजक्शन का सेंस होना चाहिए वो टाइम कंजक्शन का सेंस होना चाहिए। तो अगर क्वेश्चन को पढ़ने से टाइम कंडीशन का सेंस लगेगा तब। अब फिर सवाल खड़ा होगा दिमाग में आपका कि टाइम कंडीशन का मतलब क्या हुआ। तो देखिए, इसके वर्ब जो होते हैं ना वो हेल्प कर देते हैं, और ये वर्ब को हम लोग नाम देते हैं वर्ब ऑफ टाइम। ऐसे कुछ वर्ब टर्म जो टाइम इंडिकेशन में आते हैं, मतलब जिनमें क्वेश्चन के एक्शन का सब्जेक्ट का जो चर्चा होगा, रिलेशन होगा, वो हमेशा टाइम से रिलेटेड होगा। जैसे ठीक है, अगर कोई इंसान, कोई रेलगाड़ी, कोई भी पर्सन कहीं पे पहुंचेगा तो टाइम के अकॉर्डिंग पहुंचेगा, कहीं आएगा, कहीं जाएगा, समझ ही रहे होंगे आप। ये सब इंडिकेट करेगा, ये सब ऐसे वर्ब हैं जो टाइम इंडिकेशन आपको दे सकते हैं। तो अनटिल का यूज करने का हमारे पास कॉन्सेप्ट आया कि टाइम कंडीशन की अगर बात हो जाएगी तब हम यूज करेंगे किसका, अनटिल का। और जब अनटिल नहीं लग रहा है, टाइम कंडीशन कुछ खास नहीं समझ में आ रहा है नेगेटिव सेंस में, तो बचा हमारे पास में अनलेस। तो ये थे आपके पास में पहले तो 3 बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इसके आगे बढ़ाने के लिए कुछ सेंटेंसेस आपको पहले दिखाता हूँ। चलिए, बेसिक सेंटेंस। जैसे किसी इंसान ने लिखा until she does not come। अब हमको सोचना है कि ये सेंटेंस गलत है या सही। किसी ने लिखा until she comes। तीसरा, if she does not come। अब आपसे पूछा जाएगा कि ठीक है, किसी ने बोलचाल की भाषा में कंडीशन सेंटेंस का यूज किया था, तो कौन सा सेंटेंस उसने सही यूज किया था। तो आप समझ ही जाओगे कि अनटिल जो आपने पढ़ा था वो निगेटिव कंजक्शन पढ़ा था। तो जब ये निगेटिव कंजक्शन था तो खुद में निगेटिव वर्ड की इसको जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी। तो यानी कि अनटिल के साथ डज नॉट लिखना गलत हो जाएगा। अब इसी वजह से ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। आपने इसका सॉल्यूशन निकाला कि ऐसा करते हैं कि डज नॉट हटा देते हैं और जो वर्ब का 5वां फॉर्म था वो इसमें लगा देते हैं। तो आपने आंसर कर दिया until she comes। बिल्कुल सही है। अब देखिए, कोई दूसरा स्टूडेंट होता तो कहता ना कि हम ऐसा भी सीखे थे if डॉट डॉट नॉट। तो चलिए हम यही काम करते हैं कि if लगाते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं, नॉट लगाने के लिए डज लाएंगे और उसके बाद कम करेंगे। चलिए, तो ये भी सही है। तो जो बेसिक सेंटेंस हुआ उसमें ये समझ में आपको आया until इक्वल टू
until equal to if dot dot not। तो ये था आज का सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो कि काफ़ी काम देगा आपको इम्प्रूवमेंट वाले सेंटेंस में या बोलचाल की भाषा में भी कई बार होता है कि हम लोग बोल तो देते हैं लेकिन ध्यान नहीं देते कि क्या गलती बोलती है। चलिए हो गया है, तो बेसिक सेंटेंस का दूसरा हिस्सा आपको दिखाता हूं मैं। अनलेस माई मदर ब्लैंक स्पेस। चलिए 2 नंबर ही करते हैं और इसके ऑप्शंस आपको देते हैं। डज नॉट कम कम्स। अगर आप पहला कॉन्सेप्ट पहला सेंटेंस समझ गए थे तो आप कहेंगे कि क्वेश्चन में अनलेस आपने निगेटिव में बताया था, इसका मतलब है कि अनलेस के बाद आगे जाकर के क्या नहीं मिलना चाहिए, नॉट। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट रॉन्ग हो जाएगा, आंसर आपका हो गया सेकंड। चलिए एक तीसरा सेंटेंस आपको दिखाते हैं। ब्लैंक स्पेस यू डोंट ओबे माई। चलिए मान लेते हैं ऑर्डर्स की बात हो रही थी तो ऑर्डर ही। ऑप्शन आपके पास है इफ, अनटिल और अनलेस। अगर आप सही से सोचेंगे तो बहुत ही इजी वे में समझ में आएगा कि हमने सीखा था कि क्वेश्चन में जब आगे जा करके नॉट का प्रयोग होता है तो उस नॉट के लिए हम किसका यूज करते थे, इफ का यूज करते थे। यहाँ पे हमको क्वेश्चन का आंसर क्या चाहिए था, इफ, इसलिए आंसर ये होगा। दूसरा तरीका है कि हमने सीखा था कि अनटिल और अनलेस के बाद आगे जाकर नहीं मिलना चाहिए नॉट, तो नॉट नहीं मिलना चाहिए। ऐसे केस में ये गलत हो जाएगा क्योंकि नॉट तो है ही क्वेश्चन में। तो उम्मीद है कि अनटिल, अनलेस और इफ का यूज कहाँ पे करना होता है ये आप समझ गए होंगे। तो फिर हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट में आपने समझा था 3 पॉइंट, अब उसी में चौथा पॉइंट समझाते हैं। देखिए चौथा पॉइंट क्या है ना, कंडीशनल कंजक्शन या सेंटेंस के सब्जेक्ट का सहायक क्रिया यानी एक्सिलरी वर्ब कभी भी मॉडल नहीं होता है। अब हमें समझना पड़ेगा क्या कहना चाह रहा था कि अगर सेंटेंस में कंडीशनल सेंटेंस लिखना है आपको तो उस सेंटेंस के सब्जेक्ट के साथ में हम किसी भी मॉडल का प्रयोग नहीं करेंगे। अब जो स्टूडेंट शिकायत कर रहे हैं कि मॉडल कौन कौन से बताए नहीं आप, तो थोड़ा सा समझ लो, आप लोगों को पता होना चाहिए था। जिनके साथ वर्ब का V1 फॉर्म यूज होता है और पैसिव बनाते समय B प्लस V3 का प्रयोग होता है वो सारे ऑक्सिलरी वर्ब मॉडल होते हैं। तो कैन कुड हो गया, मे माइट हो गया, शैल विल और वुड हो गया। आपके पास शुड, आउट टू। अगर आप इसको अरेंज वे में लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा स्टूडेंट। तो सबसे पहले आउट टू, मस्ट और शुड। अब देखो कहोगे ये सेंडिंग ऑर्डर का सिंबल क्यों मार रहे हो, क्योंकि इन तीनों शब्दों का यूज होता है हम लोग का हिंदी अर्थ जब रहता है ना चाहिए तब, तो कहा जाता है ना कि सबसे ज़्यादा इम्फैटिक ड्यूटी बताने के लिए हम आउट टू का यूज करते हैं। क्या चीज़ के लिए भाई, इम्फैटिक ड्यूटी। ऐसा कर्तव्य जो आपको ही करना है, आपके अलावा और कौन कर सकता है। मस्ट का यूज होता है सेल्फ ड्यूटी,
ऐसी ड्यूटी जो आपका कर्तव्य बनता है, आप करिएगा तो आपका ही फायदा है, नहीं कीजिएगा तो आप ही का घाटा है। लेकिन शुड में क्या होता है ना तो आपको फायदा होना है, ना तो, यानी ये मॉरल एडवाइस होता है। आप नहीं भी करेंगे तो आपको कोई लॉस इसमें होने जाना नहीं है। तो कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल और उसी का फास्ट फॉर्म होता है वुड। अब ये नहीं सोचना है कि शैल का फास्ट फॉर्म शुड करेंगे हम, वो चाहिएगा हिंदी होगा तब करेंगे। हाँ, अब देखिए उसके बाद आपके पास है क्या, ये था मॉडल वर्ब, ठीक है ना, अब क्या सही है ना। और यहाँ पे है आपके पास में सेमी मॉडल, जो कि मैंने आपको वर्ब के क्लास में करवाया था। अब सेमी मॉडल में 3 मैंने बताया था, नीड नॉट, डेयर नॉट, और उसके बाद है स्टूडेंट यूज्ड टू, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में देखो जो मैक्सिमम होता है आपके पास कॉम्बिनेशन, वो होता है शैल विल का। एग्जाम अगर ज़्यादा स्तर पूछा है कंडीशनल के साथ में कोई मॉडल गलत करके, तो वो पूछा है क्या, शैल विल का। इसलिए हमको यहीं पे फोकस करना है। और वही पास्ट मॉडल के तौर पे पूछेगा तो वुड पूछ देगा इफ के साथ, तो गलत है। अब देखिए जो एग्जाम्पल आपको 3 हुआ था उससे आगे चलते हैं, चौथे पॉइंट से रिलेटेड एग्जाम्पल दिखा रहे हैं। क्या कहना था मेरा, कैसे सेंटेंसेस लिखे जाते हैं। तो फिर से आते हैं बेसिक सेंटेंसेस। रेगुलर में चौथा सेंटेंस हुआ, इफ यू ब्लैंक स्पेस कम हेयर, और ऑप्शन आपको दिया हुआ है विल कम, दूसरा है आपके पास में डू कम, तीसरा आपके पास में है कम, और ऑप्शन चाहिए तो आप लीजिए ना भाई, मजाक ही करना अगर है तो कम्स भी लिखते हैं। देखिए जो बातें हमने पॉइंट नंबर 4 में समझी थी, बेसिक कॉन्सेप्ट 4 में, वो ये था कि कभी भी क्वेश्चन में जब हमें कंडीशनल सेंस लगता है, कंडीशन का हिंदी सेंस लगता है, तो हम उसमें मॉडल का यूज नहीं करते हैं। उस आधार पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट कैंसिल। इफ जो है वो कंडीशनल है, इसलिए यहाँ पे हम शैल विल वगैरह नहीं लगा सकते। दूसरा तरीका है डू कम बोलेंगे कि कम बोलेंगे, तो हमें टीचर ने सिखाया नहीं है तो जानते हैं कि डू प्लस V1 का यूज हम लोग नहीं करते हैं। किसके तुलना में, V1 के तुलना में। या फिर डज प्लस V1 का यूज हम नहीं करते हैं V5 के तुलना में। या फिर डिड प्लस V1 का यूज हम नहीं करते हैं V2 की तुलना में। तो ये अंतर क्या है, कब यूज होता होगा, जब हम कह रहे हैं कि असेंडिंग ऑर्डर का सिंबल मार रहे हैं, इसका मतलब यूज तो होता है दोनों, लेकिन हम कह रहे हैं कि नहीं होता है। तो देखो क्या हुआ, ये होता है नॉर्मल सेंटेंस, ठीक है, और ये होता है क्या, एम्फैटिक सेंटेंस। अब जिनको समझना है कि नॉर्मल एम्फैटिक क्या हुआ, देखिए हिंदी में एक सेंटेंस दिखाता हूं, तो इसे करो। अब इंग्लिश क्या होगा, यू डू इट, ठीक है। अब ऐसा करते हैं ना कि थोड़ा सा इसमें वर्ब ले आते हैं, तो वर्ब एक ही रहेगा ना। तुम इस पत्र को पढ़ो, तो आपने कह दिया कि क्या होगा आंसर, यू रोट इट। नॉर्मल ऑर्डर दिया आपने, जिसमें आप यू को क्या कर सकते थे, छिपा सकते थे, क्योंकि नहीं लग रहा तुम इस पद को पढ़ो आदेशवाचक सेंटेंस है, आदेशवाचक मतलब इम्परेटिव है, और इम्परेटिव का शुरुआत होता है V1 से ना, तो हम लोग नेगेटिव भी कह सकते हैं। लेकिन तुम इसे पढ़ो तो पढ़ो ऐसे कर, या तुम इस पत्र को पढ़ो ही,
अब बताइए हम लोग कब यूज करते हैं ऐसा? जब हमें ऐसा सेंटेंस बोलना होता है तो लगता है कि सामने वाले को उस पत्र से कुछ ज़्यादा लगाव है और वो कहना चाह रहा था कि अभी के अभी हमको पढ़ के सुना दो, उसके बाद तुम जो कर रहे हैं कर लो। मतलब पढ़ो अभी के अभी हमको सुनना है, बहुत दिनों बाद पत्र आया है, बहुत जोरदार सेंटेंस हो गया। तो अब क्या होगा? यू डू रीड इट। और आपने कभी कभी इम्परेटिव में देखा भी होगा कि डू से भी सेंटेंस स्टार्ट होता है, ठीक है ना? डू कम हियर, यहाँ आओ, ऐसा सेंटेंस। तो यही समझ में आ रहा था मेरे को कि डू डज डिड इन सभी के साथ भी इवन हम लिख सकते हैं विदाउट नॉट, लेकिन एम्फैटिक सेंटेंसेस में, और एम्फैटिक सेंटेंस हमारे लाइफ में कम यूज होता है, ठीक है? जिनको समझना है वो थोड़ा सा समझ ले इस पॉइंट को, एग्जाम में आने वाला नहीं है, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा ना इंग्लिश में लिखा रहेगा तो नॉर्मल बोल रहा है कि इम्फैटिक, वो हिंदी में जब तक बात नहीं करेगा पता कैसे चलेगा? चलिए, तो आंसर हम लोग समझ गए हैं कि 4 का ये भी नहीं आएगा, नॉर्मल आंसर कम्स तो होता नहीं यू के साथ भी है। चलिए, बेसिक कॉन्सेप्ट का दूसरा एग्जांपल आपको दिखाता हूं, अगर आप समझदार हैं तो। अनलेस यू विल, चलिए ब्लैंक स्पेस ही रखते हैं, कम, ऑप्शन आपके पास है, विल नॉट, डू नॉट, डू, नो वर्ड। चलिए, 2 बातें समझ गई हैं। एक तो अनलेस नेगेटिव है, दूसरी बात हमें मॉडल नहीं लगाना है। चलिए, समझदार है तो देखिए, आपने कहा कि अनलेस होने की वजह से आगे जाकर के क्या नहीं होगा? नॉट नहीं होगा। इस वजह से ये ऑप्शन कैंसिल। आप कहोगे सर यहाँ पे नॉट है, नहीं नहीं, ये ऑप्शन का मतलब है कि यहाँ कुछ नहीं भराएगा। तो आपको समझना है, अभी समझ रहे थे कि आप जब तक नहीं आते हैं तो नॉर्मल सेंटेंस है तो डू कम क्यों बोले, इसलिए ये भी बेकार है। तो आंसर क्या हो जाएगा? कुछ नहीं भराएगा, यानी क्वेश्चन खुद ही क्या था? अनलेस यू कम सही था। अब इसको आगे बढ़ा लीजिए, अनलेस यू कम, आई ब्लैंक का स्पेस नॉट हेल्प यू। अब यहाँ के लिए ऑप्शन देते हैं आपको, विल, डू और डच। अब देखिए, समझिए क्या होगा। क्वेश्चन का हिंदी क्या है? जब तक आप यहाँ नहीं आएंगे या आते हैं, मैं आपकी मदद नहीं करूँगा। फ्यूचर में ना, क्यों? सबसे पहले टाइम ग्राफ मैंने समझाया था आपको, ये प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है और ये फ्यूचर होता है। देखिए, तो ये बात क्या हो रहा है? प्रेजेंट टाइम में हम बोल रहे हैं ना कि आप आइए तो सही हमारे यहाँ, आइएगा तब ना मैं आपकी मदद करूँगा। तो जो सेंटेंस का सेंस है वो आने के कंडीशन पे आधारित है, और आने वाला इंसान अभी सोच ही रहा है आने को, यानी कि फ्यूचर में आएगा। इसका मतलब है प्रेजेंट ऑप्शन नहीं होगा। तो आंसर क्या हो गया? बी। अब देखो दूसरा बात, अनलेस की वजह से ये वाला जो पार्ट था सेंटेंस का, ये पार्ट था कंडीशन, तो कंडीशन पार्ट में मॉडल नहीं, और ये पार्ट हो गया आपके पास पूरा का पूरा क्या? रिजल्ट। और रिजल्ट पार्ट में हम लोग क्या देख रहे हैं कि मॉडल का प्रयोग होना ही होना है। तो ये हो गया आज का बेसिक कॉन्सेप्ट का 5वां पॉइंट। रिजल्ट पार्ट में मॉडल का प्रयोग जरूर करें, जरूर करें।
एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है को छोड़कर। एक्सेप्शन क्या है भाई? यूनिवर्सल ट्रूथ और फैक्ट वाले सेंटेंस, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ और फैक्ट रिलेटेड सेंटेंस। जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ या फैक्ट रिलेटेड सेंटेंस होते हैं उनके रिजल्ट पार्ट में भी मॉडल नहीं लगता है, यानी उधर किधर भी नहीं लगता है, दोनों साइड में नहीं। चलिए अब दिखाते हैं आपको बेसिक सेंटेंस में ही आगे। देखिएगा एग्जाम्पल है हमारे पास, इफ द अर्थ stops moving round the sun, what blank space, चलिए ऑप्शन है आपके पास, happens और will happen। देखिए अगर बेसिकली स्पोकन से बनाया जाए ना तो हिंदी क्या है ना, अगर धरती रुक जाती है, मतलब धरती सूरज के चारों ओर घूमना बंद कर देती है, रुक जाती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंस लग रहा है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से भी भाई बिल्कुल क्या है, सही। अब अगला हिंदी करिए, क्या होता है, क्या होगा, होगा का मतलब भविष्य में क्या होगा, अगर ऐसा होता है तो, यानी कि क्वेश्चन का हिंदी भी बता रहा है कि आंसर क्या होगा, विल बी वन। इसलिए मैंने बोला था कि कंडीशन पार्ट में तो मॉडल नहीं, लेकिन रिजल्ट पार्ट में मॉडल होगा, ठीक है। और इसे यूनिवर्सल ट्रूथ मत मान लीजिए, ये तो एक संभावना है। चलिए अगला एग्जांपल आपके पास है 7th में, इफ बी टेस्ट हनी ईट ब्लैंक स्पेस स्वीट। ऑप्शन आपके पास है टेस्ट टेस्ट और दूसरा है बिल टेस्ट। चलिए अब हम लोग बातें शुरू करते हैं फिर से स्पोकन लैंग्वेज के हिसाब से। अगर हम शहद को चखते हैं, टेस्ट करते हैं, या मीठा लगेगा, जी नहीं, अभी मैंने समझाया था आपको कि हम फ्यूचर तब यूज करें ना जब प्रेजेंट टाइम्स में आगे सेंटेंस फ्यूचर में जा करके कुछ होने की संभावना हो, या संभावना नहीं है। हम सबको पता है कि संभावना का मतलब होता है कि हो भी सकता और नहीं भी हो सकता है। ये तो फैक्ट बात है ना, रियलिटी है कि हनी मीठा ही होता है। इसका मतलब जब संभावना था तो बिल लगता था, और संभावना नहीं है तो बिल नहीं लगेगा, इसलिए क्वेश्चन का आंसर टेस्ट। दूसरी बात क्या है, यह सेंटेंस आपका यूनिवर्सल ट्रूथ या फैक्ट भी तो है, इसलिए आंसर हो जाएगा V1 V5 में से V5 टेस्ट। इसलिए मैंने कहा था कि रिजल्ट पार्ट में मॉडल का यूज होता है, लेकिन एक्सेप्शन हो जाता है यूनिवर्सल ट्रूथ या फैक्ट रिलेटेड सेंटेंसेस। चलिए और एग्जांपल देते हैं, एक है और, अनलेस पीपल स्टे इनडोर्स, है ना, बी ब्लैंक स्पेस
इफेक्ट ऑफ कोरोना वायरस लिख दीजिए। सुबह से शाम में कभी ना कभी तो याद आ ही जाता होगा, जैसा सिचुएशन अभी चल रहा है भाई। हाँ तो देखिएगा, बी विल नॉट रिड्यूस, बी कांट या कैन नॉट रिड्यूस, डू नॉट रिड्यूस। अब कहिएगा कि आपने तो क्वेश्चन में फिर से रिजल्ट पार्ट में ही पूछा है, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है नहीं, है ना। अलग बात है, लग रहा है फैक्ट जैसा, लेकिन फैक्ट भी नहीं है। लोग घरों में नहीं रहेंगे फिर भी कंट्रोल होगा, है ना, क्योंकि जान ही रहे प्रशासन जबरदस्ती करा ही ना लेगी। तो हमें समझ में आ रहा है कि मॉडल का ही तो रिजल्ट पार्ट में हमको करना है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रहा है ना कि यहाँ पे बिल एक मॉडल दिया और यहाँ पे कैन एक दिया। अब इन दोनों में से कौन सा आंसर हमको फाइंड करना है, क्या दोनों सही है? ऐसा तो होगा नहीं एग्जाम में ना, कोई एक ही आंसर करेगा। पहले तो ये नहीं होगा क्योंकि मॉडल करना है तो डू नॉट का कोई काम नहीं है ना। सुना होगा आपने गाना, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम, यानी कि रिजल्ट पार्ट में मॉडल का ही काम है। अब यहाँ समझना है कि हिंदी करने पर स्पोकन क्या हिंदी कराता है। जब तक लोग घरों में नहीं रहते हैं, हम लोग कोरोना वायरस के इफेक्ट को कम नहीं कर पाएंगे, कर नहीं सकते हैं। क्यों? लोगों की एबिलिटी, योग्यता है घर में रहना, और इसका इफेक्ट हो जाएगा क्या? कम। यानी कैपेसिटी रिलेटेड क्वेश्चन लग रहा है, इसलिए आंसर होना चाहिए था बेहतर क्या। इसलिए रट्टू तोता ना बने, बिल होगा और सही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। और किताब पे हाथ रख के भी लोग झूठ बोल देते हैं ना, कि जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। इसलिए कंफर्म रट्टा मत मर जाए कि बिल होगा, बिल के अलावा कुछ नहीं होगा, ऐसा मत सोचिए। नेक्स्ट एग्जांपल है, क्योंकि आपको लगा होगा कि ये तो झटका लग गया, हम तो सोच रहे थे आसान है। देखिए, एक मम्मी है मेरे दोस्त की, वो मुझसे कहती है, इफ यू मीट माई सन इन दिल्ली, ठीक है, अगर तुम मेरे बेटे से दिल्ली में मिल पाते हो, you blank space him to return home, तुम्हें उसे घर लौटने के लिए कहना क्या होगा, चाहिए, पता नहीं। चलिए ऑप्शन देते हैं। You will ask him, आस्क नहीं समझ में आ रहा तो कन्विंस कर दीजिए। अब मेरा दोस्त है तो कन्विंस करने का अधिकार है ना, सूट कर दीजिए और लीजिए कैन भी कर दीजिए, ठीक है ना। तो वही बात हुआ, कोई ब्रह्मास्त्र चलाया तो आपने कुछ और चलाया, पता चला कि लड़ाई खत्म ही नहीं हो रही है। मतलब सारे मॉडल ही दिखाई पड़ रहे हैं, बिल भी मॉडल, सूट भी मॉडल, कैन भी मॉडल। फिर आपने सहारा लेने के लिए सोचा कि किसका सहारा लें। मैंने क्या सीखा था स्टार्टिंग में, स्पोकन लैंग्वेज में बहुत इनका खास योगदान है। तो स्पोकन लैंग्वेज में क्या होगा, अगर तुम मेरे बेटे से दिल्ली में मिलते हो तो तुम्हें उसे घर लौटने के लिए मनाना चाहिए। हो गया? मनाओगे, लगता है मम्मी पूछ रही हैं, मनाओगे कि नहीं मनाओगे? मुझे ऐसा लग रहा है बेकार हो गया। तुम मना सकते हो, लगता है मुझे याद दिला रही है कि तुम्हारे अंदर क्षमता है, तुम्हारी बात पहले भी माना है। नहीं, क्योंकि वो मेरा फ्रेंड है। तो जब मेरा फ्रेंड है तो मुझे अधिकार है, और मुझे अधिकार है, मेरा ड्यूटी है। तो ड्यूटी और अधिकार दोनों सेंस लगेगा तो उसका सूट। ठीक है, मॉडल का क्लास हम लोगों ने नहीं किया है, वो हम क्लास धीरे धीरे आपको कराएंगे। तो चलिए, बेस्ट ऑप्शन का सिलेक्शन करना था। बताइए बेस्ट का यूज कब होता है? जब दो से ज्यादा ऑप्शन होते हैं एक जैसे। आंसर हो गया फाइनली सूट।
चलिए, तो उम्मीद है कि आपने कंडीशन रिजल्ट 01 का काफ़ी कॉन्सेप्ट बढ़िया से समझ लिया है। अगर आपने बढ़िया से समझ लिया है तो लीजिए, आपके पास में कुछ क्वेश्चन मैं फेस कर देता हूँ आज के पूरे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट का निचोड़। तो आइए रेडी हो जाइए और टेस्ट योर सेल्फ का पहला राउंड में यहाँ पे कीजिए, फिर कुछ घर पे कीजिएगा। Unless a lion attacks you, you blank a space not attack। देखो, किसी को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि लग रहा ना सर अटैक के बाद एट या ऑन लगाइए ना, अच्छा नहीं लगता। कंट्रोल करिए, सब अच्छा लगेगा धीरे धीरे। ये चावल दाल के साथ चटनी थोड़ी है जो अच्छा लगेगा। देखिए, ऑप्शन आपके पास है कैन, शुड और विल भी है, और एक ऑप्शन दे देते हैं डू कर देते हैं। चलिए हिंदी करिए और बनाइए। मैंने पहले कहा था कि जो भी है कंडीशनल क्वेश्चन बनाने का सबसे बड़ा हथियार वो है स्पोकन लैंग्वेज। स्पोकन लैंग्वेज बेस्ट है आपका, सबसे जितने भी तरीके हैं सबसे बेस्ट ऑप्शन। देख लो, मॉडल मॉडल मॉडल, नॉर्मल भर तो पहले ही छट रहा है, कन्फर्म है कि मॉडल में ही कोई आंसर होगा। हिंदी करिए। जब तक एक शेर आप पे हमला नहीं करता है, आप हमला नहीं कर सकते हैं, आप हमला नहीं करेंगे। लगता है तैयारी कर रहे हैं युद्ध की, सच में लड़ने जा रहे हैं उससे। और नॉर्मल एडवाइस दे रहा है सामने वाला आपको ना, कि जब तक आप शेर के सामने हैं, चाहे वो पिंजड़े में है या खुला है, जब तक वो आप पे हमला नहीं करता आपको भी हमला नहीं करना चाहिए। तो स्पोकन लैंग्वेज ने आंसर बताया कि बी होगा। चलिए स्टूडेंट, तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 रेडी होता है। आप देखिए, इसी क्वेश्चन को पलट दीजिए। अनलेस यू अटैक ए लायन, ठीक है ना, ईट मान लेते हैं। ईट मतलब लायन के लिए हो रहा है, नॉट अटैक यू। ऑप्शन आपके पास है डू नॉट, सॉरी नॉट तो है ही, तो डू, डच, बिल, कैन। चलिए अपना हथियार निकालिए, अपने तर्कस का वो तीर जो आपको हेल्प करता है इसमें सबसे ज़्यादा, यानी स्पोकन लैंग्वेज। जब तक आप शेर पे हमला नहीं करते हैं, वह आप पे हमला नहीं करता है। ये अगर फैक्ट बात आपने कभी सुना है स्टोरी में तब होगा, तो उसके हिसाब से हो जाएगा डच, डू तो होगा नहीं। लेकिन आप कहते नहीं सर हिंदी फिर से करना चाहिए मुझको, करो। जब तक आप शेर पे हमला नहीं करते हैं, वो भी आप पे हमला नहीं करेगा। तो आपको लग रहा है यही होगा, संभावना है, जरूरी थोड़े है, शेर ऐसे भी हमला कर सकता है भूखा है तो आपको लग रहा था ये वो फैक्ट बात तो है नहीं। फैक्ट बात होता था तब ना होता था कि रिजल्ट पार्ट में भी मॉडल नहीं होता था, तो ये कोई फैक्ट मुझे नहीं लग रहा। इसलिए क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, संभावना है। संभावना का मतलब भी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, until my mother does not come, I will not leave the room। जब तक मेरी मम्मी नहीं आती हैं हम कमरा छोड़ के नहीं जाएंगे। कोई कह रहा है आपसे क्या गलती कर रहा हो, बहुत ही कंफ्यूजन है इसमें।
एक बात तो स्टूडेंट को लगेगा कि अनटिल के साथ में डज नॉट नहीं होता है तो वो आंसर कर देगा बी पार्ट। दूसरा बार उसे लगेगा ना कि ऐसा भी तो कर सकते हैं ना कि अनटिल को हटा के इफ कर दे, नहीं। लेकिन नियम क्या कहता है? नियम कहता है सीधे रास्ते पे चलना। तो हमने पढ़ा था कि अनटिल के साथ हम लोग किसका यूज नहीं करते हैं? नॉट का। तो गलती ये होगा कि इसके साथ नॉट लगाना, इसलिए क्वेश्चन में हमारा जो आंसर ए होना चाहिए था ये गलत हो जाए। आंसर क्या सही होगा? बी। और ऐसा एग्जाम में खूब क्वेश्चन पूछा जाता है ताकि स्टूडेंट पूरी तरह से कंफ्यूज हो और अपने मार्क्स को नीचे गिराए। तो मुझे समझ में आ गया कि डज नॉट हट के क्या हो जाएगा? कम्स। इसलिए आंसर होगा बी। कॉन्सेप्ट होगा अनटिल के बाद नॉट नहीं। चौथा सेंटेंस देखिएगा, until the police will reach here, we can't be, या we cannot feel safe। चलिए क्वेश्चन का हिंदी करिए, स्पोकन लैंग्वेज से बनाइए। आपको जो चीज लग रहा है गलत उसको अंडरलाइन कीजिए और उसको आंसर कीजिए। अनटिल का प्रयोग है, आगे कोई नॉट वगैरह तो है नहीं। ये नहीं सोचना है कि बी के बाद कैन नॉट हटा देंगे, वो तो सही है, वो क्ला क्लाउज हो जाता है ना। तो देखो गलती क्या हुआ, अनटिल कंडीशन वर्ड था, इसके साथ मॉडल का प्रयोग करना गलत था, तो बिल हटाएंगे। तो चलिए इतना कर लेते हैं अंडरलाइन और यहीं पे आंसर कर देते हैं रीच हियर। चलिए उम्मीद अब हम कर सकते हैं कि आपको कंडीशन स्टेटमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो अब हम आपको SW में कुछ क्वेश्चन पोस्ट कर देते हैं जिसके आंसर्स आपको पोस्ट करने हैं कमेंट बॉक्स सेक्शन में, और ज़रूर पोस्ट कीजिए, तभी आपके अंदर का जो सीखा हुआ कॉन्सेप्ट है समझाने का तरीका निकलेगा और आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो चलिए TYS सेक्शन का 2 क्वेश्चन जो आपके लिए होमवर्क है। अब रेगुलर में 5वां क्वेश्चन लिख रहे हैं, आप इसे जो कर माई बॉस allows me, I can't leave the office if until unless। चलिए एक क्वेश्चन और है, she can't help anyone until someone ask her for help। चलिए आस्क भी हटा देता हूँ मैं, ऑप्शन में हिला देता हूँ। विल आस्क, आस्क, आस्क्स। चलिए इतना करिए, और इसके आंसर्स जब आप बहुत अच्छे से कैरी करते हैं कमेंट सेक्शन में तो हमें काफ़ी अच्छा फील होगा कि मैं सारी कॉन्सेप्ट जो था इसका बेसिक वो बढ़िया से आपको समझा पाए। और ये जब हम समझ जाएंगे तो इसका जो नेक्स्ट क्लास होगा वो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा।